Hello, welcome everyone. In part 2, question number 11, which of the following will be the effect of conservatism convention? जो conservatism convention है ये कहता है कि प्रॉफिट को अगर से होने वाला है, आपको लग रहा है प्रॉफिट अक्रूवल है, ठीक है, आपको लग रहा है होने वाला है बट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मत करिए, बट लॉसेस अगर होने वाले हैं, आपको लग रहे हैं कि ये लॉस आने वाला है, कर लीजिए। ये कहता है कि प्रॉफिट को डिले कर सकते हो तो डिले करिए, नो इशू इन दैट एंट्री में, बट लॉसेस को क्या करना है, शो करना है। तो पॉइंट फर्स्ट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग एंड एसेट्स, हाँ बात तो सही है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स को कम करने कह रहा है। प्रॉफिट, अर्निंग, एसेट्स, इसको कम दिखाइए, लाइबिलिटी को ज्यादा दिखाइए, लाइबिलिटी को ज्यादा दिखाइए, खर्चे ज्यादा दिखाइए, ऐसा कहता है कन्वर्टिज्म कन्वेंशन। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, नहीं, ओवर स्टेटमेंट की बात का है, वो तो अंडर स्टेटमेंट करने कह रहा है ना, कम दिखाओ। अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जी नहीं, ओवर स्टेट करो, लाइबिलिटीज को ज्यादा दिखाओ, खर्चा ज्यादा दिखाओ, दायित्व ज्यादा दिखाओ। ओवर स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, नहीं, अंडर स्टेट करना है, प्रॉफिट कम दिखाना है। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, दैट्स इट। So correct option is option number first. Understatement of earnings and assets, यानी कि लॉसेस आपको ज्यादा दिखाना है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। जो लॉस आपको होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है बट आपको लग रहा है कि सामने वाला पैसा नहीं देगा, दिखा दो। सामने वाला पैसा नहीं देगा, आपको अभी फील हो रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, आप प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बन रहा है मुहूर्त, दिखा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, match column A with column B and choose the correct quote from the alternatives given below. तो ऑप्शन देख लेते हैं। कॉलम ए, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैच करना स्टार्ट करेंगे। कंपैरिजन विद द बेस ईयर, तो बेस ईयर से कंपैरिजन होता है ट्रेंड एनालिसिस में। मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये हम किस में देखते हैं, रेशियो एनालिसिस में। तो ए का हमने क्या देखा, ए का 2 है, ठीक है, इसका 1 है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, चलिए आगे देखते हैं। परसेंटेज ऑफ अ कॉमन बेस, तो हाँ, कॉमन साइज में ऐसा ही होता है कि जो टोटल लाइबिलिटी है या जो टोटल एसेट्स है उसके साथ हम पूरे आइटम्स के परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा, कॉमन साइज इधर आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, तो ये है ऑप्शन नंबर 4। ये तो सब में कॉमन दे दिया है, जो इजी ऑप्शन हो तो उसको फंसा देते हैं लोग। ए का 2, ए का 2, ठीक है, इन दोनों में है ए का 2, बी का 1, बी का 1, C3 यहाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following item is shown on the debit side of trading account? पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आपके खर्चे होते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे दिखाता है, वो सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। वेयर जो प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट है, वो आपके ऑफिस के खर्चे दिखाता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री के खर्चे दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफिस के खर्चे दिखाएगा। आइए काम करते हैं। कमीशन रिसीव्ड, तो फैक्ट्री में काय का कमीशन रिसीव, क्या फैक्ट्री में किस चीज का कमीशन, तो सेल्स पे होगा ना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे हो जाएगा, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, यहाँ नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड, अगेन सेल का हो गया, या आपने बेड डेप्ट को दे दिया होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ किया होगा, तो अगेन ये ऑफिस के चला गया, फैक्ट्री का काम है क्या, नहीं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, यानी कि ऑफिस का एक्सपेंस में इसको काउंट किया जाता है। वेयर एज कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री एक्सपेंस है। इनवर्ड जब आ रहा है आपका गाड़ी, तो सामान रॉ मटेरियल लेके आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जा रहा है तो वो बिकने सेल्स के लिए जा रहा है, वो गोडाउन जा रहा है, वहां से जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। ओके, तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वेजेस, तो वेज कहाँ पे कमाते हैं, फैक्ट्री में कमाते हैं, ठीक है, तो किस में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वेज क्या है, हमारा खर्चा है, साथ में ये ट्रेडिंग अकाउंट यानी फैक्ट्री लेवल का खर्चा है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेगा। और एक चीज जो कंफ्यूजन होता है, वेजेस एंड सैलरीज,
वेजेस एंड सैलरीज लिखी है, मतलब ये जाएगा ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि आगे कौन है? वेज है। अगर यहीं पे सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो सामने होता है उसकी तरजीह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, एस लिमिटेड अनलिस्टेड इशूड ₹5,50,000 11% वाले डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 2021 को इशू कर दिया, which will be redeemed on 31 March 2028 at 5% प्रीमियम। शेयर डिबेंचर इशू किया, कब किया? 1 अप्रैल 2021 को किया। कौन से वाले भैया? 11% वाले डिबेंचर है ये, मतलब इस डिबेंचर पे 11% का इंटरेस्ट जाएगा। ये रिडीम होगा 31 मार्च 2028 पे एट 5% प्रीमियम के साथ। On 31 March 2022, company request you to advise what amount as per SEBI requirement is to be transferred to debenture redemption reserve यानी कि DRR account out of its profit for the year 21-22। तो सेबी कहता है 10% का ट्रांसफर करो। 10% किसका? तो 10% आपकी जो इशूड अमाउंट है, जो कैपिटल आपने इशू किया है उसका 10%, यानी 5,50,000 का 10% विल बी 55,000 रुपए। फॉर अनलिस्टेड कंपनी सेबी कहती है 10% फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, वेयर एज फॉर लिस्टेड उस पे सेबी साइलेंट है। 15 वाला, income received in advance by an institution is treated as income आपने रिसीव कर ली इन एडवांस। इनकम क्या होती है? इनकम रिकरिंग नेचर का है, जो बार बार होता है, तभी तो इनकम होगा ना। तो क्या वो एसेट होगा? नहीं, इनकम बार बार होता है। तो क्या वो रेवेन्यू होगा? पर वो रेवेन्यू कब होगा? जब आप काम भी करके दोगे। क्या आपने काम किया है? नहीं, एडवांस ले लिया है। जैसे आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई, जर्नी की है क्या? नहीं, मतलब वन साइडेड काम हुआ है। अभी ट्रेन जो है, रेलवे डिपार्टमेंट है, उसने हमको सर्विस नहीं दी। हमने पेमेंट कर दिया बट उसने अपना काम नहीं किया। जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसकी अर्निंग हुई क्या? नहीं हुई। अच्छा, ये लॉस तो होगा ही नहीं, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस वाले जो आइटम्स होते हैं इसे ही अनअर्न्ड क्या कहेंगे? इनकम। मतलब पैसे आ गए पर हमने कमाया नहीं है, मतलब हमने जो शारीरिक क्या बोलते हैं, श्रम देना था, ठीक है, हमें लेबर करना था, जो सर्विसेज देनी थी, वी हैवंट पेड द सर्विसेज। जब तक सर्विस नहीं देंगे मतलब हमने अर्न नहीं किया है उस अमाउंट को, हमने सिर्फ ये रिसीव किया है, अर्निंग यानी सर्विसेज देना बचा है। ये आता है लाइबिलिटी के अंदर, ओके। 16th one, if nothing is mentioned in the partnership deed, which of the following statement is correct? If nothing is mentioned in partnership deed, तब क्या होगा? Loss is borne by the managing partner? Not so. Loss is borne in capital ratio by the partners? Not so. Loss is borne by partners having the highest capital? नहीं भैया। Loss is borne equally by the all the partners? तो जी, जब पार्टनरशिप डीड, ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, इसमें कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो होगा 6%, ठीक है। नंबर 4 कहता है नो सैलरी नो रेम्यूनरेशन, और नंबर 5 कहता है कि आप किसी भी बंदे को एडमिट करेंगे तो कंसेंट से करेंगे, सबसे परमिशन से करेंगे, ऐसे नहीं कि अपनी इच्छा से आपने कर दिया एडमिशन। मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 17, which of the following assumption is not included in fundamental accounting assumptions as per AS1? AS1 में इंक्लूड नहीं होता है उसके फंडामेंटल एजम्पशन में। AS1 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं इस पे चर्चा करता है। कौन? AS1। इसका जो फंडामेंटल एजम्पशन है दैट इज अक्रूवल, गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी पे बात करता है। ये कहता है कि ऑन अक्रूवल बेसिस होना चाहिए आपका
गोइंग कंसर्न, आप ये मान के चल रही है कि आप शट डाउन करने के मूड में नहीं है, ना ही अभी, ना ही नियर फ्यूचर या थोड़ा दूर का फ्यूचर में भी। ठीक है, आप ये सोच के चल रहे हैं कि बिजनेस अभी हमारा क्या है, चलेगा, आगे बढ़ेगा। कंसिस्टेंसी, आप कोई ऐसा मेथड यूज करिए जो कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि आज आप रिटर्न डाउन वैल्यू में है, कल आप एन्यूटी पे चले जाएंगे, परसों आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में चले गए, फिर आप किसी दूसरे मेथड पे चले गए। तो ये क्या करता है, जो बना रहा है उसके लिए भी तकलीफ देगा, जो ओनर है उसके लिए भी तकलीफ होगा। कुल मिला कहें तो जितने उसके स्टेक होल्डर्स है, चाहे सप्लायर हो, क्रेडिटर हो, एम्प्लॉई हो, या उसका ऑडिटर हो, या जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं, उन सभी को समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो मेथड्स हैं वो स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो दीज आर द 3 assumptions, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions as per AS1। तो क्या नहीं है, जो नहीं है वही यहाँ सही है, दैट इज बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी इसका एजम्पशन नहीं है। वेयर एज बिजनेस एंटिटी ये कहता है कि बिजनेस क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हो सकता है लोग फाउंडर हो सकते हैं, उनका उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो सकता है, बट वो किसी का हिस्सा नहीं है, वो आगे बढ़ेगा, यानी वो परपेचुअल सक्सेशन की बात करता है। उसका अपना सील है, उसका अपना एग्जिस्टेंस है, उसके अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अपने राइट्स हैं। ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट होता है एज पर एक्ट या स्टेटूटरी लॉ पे, जो क्रिएट होता है आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ फर्म incurs 50,000 ऑन ओवरहॉलिंग मशीनरी। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है कि मशीन को इतना चकाचक कर देना कि जो कबाड़ था वो रिसाइकल होकर उसकी लाइफ एक्सटेंड हो चुकी है, अभी वो और चलेगा, अभी वो और चलेगा। जैसे कोई सामान खराब हो गया, उसको आपने क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया और उसकी लाइफ बढ़ा दी। that exceeds its life by 3 years and increase efficiency by 20%. This should be classified as, मशीन क्या है, मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो फ्रिक्वेंट होते हैं, जो फटाफट आप खर्चे कर रहे हैं। रोज रॉ मटेरियल आ रहा है, हर महीने बिजली बिल आ रहा है, हर महीने किराया भर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जैसे होता है ना टूल्स, लूज टूल्स वाले जो काम हो जाते हैं, ऑयलिंग करना, लुब्रिकेंट्स, ये सब जो काम होते हैं ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं। कैपिटल नेचर के क्या होंगे, जो एक बार होता है, जो एक बार होता है और बहुत बड़ा खर्चा होता है। ठीक है, जो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेके किया जाता है। तो मशीनरी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी आपने क्या कर दिया, आपने उस पर काम कराया और जिससे उसकी लाइफ क्या हो गई, आगे बढ़ गई, उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई। ठीक है, लाइफ इंक्रीज के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 19th वन, इन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एसेट्स 2 लाख है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जिसमें एसेट्स 2 लाख है, लाइबिलिटी 1,20,000 है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रुपये, विच वर पेड बाय पार्टनर ए, पार्टनर ए ने पे किया क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस। टोटल कैपिटल 80,000, प्रॉफिट एंड कैपिटल रेशियो इज 1:1। What is the final payment to A? Assuming that assets are realized at book values and liabilities are paid out at book values, मतलब book value पे क्या हो गया, एसेट रियलाइज हो गई और वो पे हो गया लाइबिलिटीज। ठीक है, डिसोल्यूशन के लिए क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ये रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया हमने, डेबिट क्रेडिट, एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, तो एसेट्स कितना है, 2 लाख है एज पर बुक, लाइबिलिटी 120, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होते हैं ना। अच्छा, अब ये बुक वैल्यू पे क्या हो गए हैं, रियलाइज हो चुके हैं, ये लोग बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो चुके हैं, तो ये पार्टी धरा जाएगा भैया, ये पार्टी धरा जाएगा, क्योंकि अब तो ये रियलाइज हो चुके हैं ना। रियलाइजेशन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो 10,000 यहाँ आ गया, टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया इधर 320, और यहाँ पे आएगा कितना पे 330, मतलब कम किधर है, कम इधर है, 10,000 रुपये, सॉरी ये, हाँ 10,000 रुपये कम इधर है। जो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या हो गया, रियलाइजेशन का लॉस हो गया, रियलाइजेशन का लॉस हो गया। क्रेडिट साइड में क्या होता है, अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड उसको लिखेंगे दैट इज लॉस। अब जो लॉस है ये पार्टनर ए और दूसरा प्रोबेबली बी ही होगा।
दोनों में बढ़ गया, 5,000 रुपये इनको उठाना पड़ेगा, 5,000 इनको उठाना पड़ेगा। रियलाइजेशन लॉस तक की बात हो गई है, अब आगे बात कर लेते हैं। कैपिटल 80,000 है, प्रॉफिट एंड कैपिटल रेशियो इज 1:1, दोनों 1:1 है। तो हम क्या मानते हैं कि जो ए हैं उनका कैपिटल कितना होगा, 40,000 रुपीज़ होगा। क्यों 40,000 होगा, क्योंकि 1:1 के रेशियो में है, इनका प्रॉफिट रेशियो भी और कैपिटल रेशियो भी, इसलिए हमने 5-5 हज़ार रुपये बांटे हैं। यही सोच के बांटे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, 1:1 है, और यहाँ 40,000 भी हम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये मान के कि उनका कैपिटल रेशियो 1:1 है, मान के कि उन्होंने बता दिया है भैया, उनका डीड वीड बना के रखे होंगे। आगे प्लस इनको 10,000 रुपये जिन्होंने ये भरा है ये तो देना पड़ेगा ना, उनकी खुद की कंपनी थोड़ी थी, ये तो पार्टनरशिप था। माइनस क्या होगा, लॉस, प्रॉफिट होता तो लेके जाते, माइनस मतलब लॉस आ रहा है तो दे के जाना पड़ेगा, यानी टोटल कितना हो गया, 45,000 रुपीज। कितना लेके जाएंगे, 45,000 रुपये। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इफ अ ट्रेडर हैज ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000, विच इंक्लूड, ध्यान देंगे, विच इंक्लूड depreciation 30,000 on building used only 50% for business purpose, then what will be the adjusted net profit? क्वेश्चन कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 1,20,000 है, विच इंक्लूड, इस दो शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है, मतलब ये जो 30,000 है ये ऑलरेडी इस ऑपरेटिंग में क्या है, एडेड है, इस ऑपरेटिंग में एडेड है, बट ये जो 30 है, इस 30 में से ओनली 15,000 ही वैलिड था जो ऐड होना चाहिए था, 15,000 ही वैलिड था जो ऐड होना था। क्यों, क्योंकि बाकी का तो पर्सनल यूज कर रहा है, ठीक है। तो 1,20 में 15,000 हटा दो तो कितना हो गया, 1,05,000। ऑपरेटिंग कितना हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,05,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, माइनस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 95,000। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगर आप ये 2 वर्ड स्किप कर जाएंगे ना, ये 2 वर्ड अगर आप स्किप कर जाएंगे तो आपका यहां से आप यहां पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि विच इंक्लूड अगर हट गया तो आप फिर कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे और ये गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आप चार्ज कर देंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी शैल कंटिन्यू द नेक्स्ट in the next class. So thank you for watching. Stay tuned for more updates.